हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम ट्यूब चैनल। रेलवे की भर्ती परीक्षाओं के लिए स्पेशल करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उत्तर इस प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 3 नंबर का है। हम आपको 2 प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप लोग देखिएगा। आइए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देते हैं दोस्तों, अगर आप लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहते तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के यहाँ पर प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की गई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप उनको देखिए। आइए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से। देखिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का ये पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर है 1 नंबर। क्वेश्चन है मल्टीमीटर में होता है करंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर। और डी ऑप्शन हो जाएगा वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जल्दी से बताइए। जो आपका मल्टीमीटर है इसमें क्या होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी आंसर होगा। यहाँ पर क्या है आपका डी आंसर, मल्टीमीटर, करंट मीटर और ओम मीटर इसमें आपका होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका है अब 2 नंबर। रिक्टर इन पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा? ए ऑप्शन है 1935 में चार्ल्स रिक्टर एंड गुटेनबर्ग के द्वारा विकसित किया गया था। किसको? रिक्टर को। और बी ऑप्शन है एक लघुगणकीय पैमाना है, इसे भूकंप मापी में उपयोग द्वारा मापा जा सकता है। रिक्टर पैमाने में 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर रिक्टर पैमाने के बारे में आपका कथन गलत है, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या गलत है आपका? ये तीव्र गति को मापता है, हल्का नहीं है। ये तीव्र आपकी गति को मापता है। ठीक है, आपका यहाँ पर डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर। पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर लेजर का, रडार का, सोनार का और स्कूबा का। ये आपका क्वेश्चन एनटीपीसी में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन था कौन सा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन बताइए। तो देखो, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, सोनार। किसका उपयोग किया जाता है? सोनार का। ठीक है, चलिए अब इस यहाँ पर ये सोनार क्या है, ये सोनार क्या है आपका, रीजर क्या है, रडार क्या है और स्कूबा का है। इसकी इन तीनों चारों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोनार। सोनार में आपका क्या है? तो सोनार एक ऐसा उपकरण है जो पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में यहाँ पर इसका ये फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन और रिंगिंग। ठीक है, जिसमें जो आपका सोनार है इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर के द्वारा पानी के अंदर भेजी जाती हैं। ठीक है, और ये जो भी वस्तु से ये टकराएंगे और उससे परावर्तित होकर जनरेटर के रिसीवर के उसको जनरेटर का जो रिसीवर है उसको ये प्राप्त होती हैं, जिससे कि पानी के अंदर है वो वस्तु का यहाँ पर पता चल जाता है कि कहाँ पर किस स्थिति में आपकी यहाँ पर जो भी स्थिति है वस्तु की वो पता चल जाती है। इसी ही क्या कहा जाता है आपका? सोनार ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनार। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके अगले लेजर की। तो लेजर आपका क्या है? लेजर की बात करें तो इसकी खोज की गई थी, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कौन थे? टी एस मेनन। कौन थे? टी एस मेनन। इनके द्वारा कब की गई थी? 1960 में। 1960 में। अब ये आपका जो लेजर है इसका फुल फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, आपका लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये इसका संक्षिप्त रूप, इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग इसको याद रखिए। और इसका जो उपयोग है, उपयोग इसका किस में होता है इसका उपयोग? तो देखो, ये आपका
शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जो जोड़ने और काटने में इसका उपयोग किया जाता है। युद्ध में दुश्मनों को हथियार नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? रेजर। आइए अब हम बात कर लेते हैं आपके रडार। आइए रडार क्या है, रडार के बारे में समझ लेते हैं। तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म होता है आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रिंगिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन और रिंगिंग, ठीक है। इसमें देखिए अब प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। किसकी? प्रतिध्वनि, इनकी इकोसिस्टम से, ठीक है। यहाँ पर आपके जो इसकी सहायता से, रडार की सहायता से आप क्या करेंगे, जो आपका वायुयान है इसकी दिशा और ऊंचाई को ज्ञात किया जा सकता है। रडार आपने मूवी में देखा होगा, रडार में आपने, ठीक है। चलिए स्क्यूबा, अब बात करें तो स्क्यूबा। स्क्यूबा क्या है? तो स्क्यूबा ये होता है आपका गोताखोर द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए। स्क्यूबा डाइविंग आपने देखी होगी। जो स्क्यूबा वो लोग गोताखोर होते हैं, वो पानी के अंदर यहाँ पर तैरने का यहाँ पर काम करते हैं, जो कि आपने सांस अंदर लेते हैं। इसका स्क्यूबा, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है स्क्यूबा का? तो स्क्यूबा सेल्फ कंबाइंड अंडर वाटर ब्रीथिंग, ठीक है, एपरेटस। ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। आप लोग इनको सभी को नोट कर लीजिए। ये क्वालिटी, ये क्वेश्चन, ये इसका कंसेप्ट आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हमेशा ऑन करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है अब 4 नंबर। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए। क्या क्वेश्चन है आपका? विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा के लिए किस किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन गैल्वेनोमीटर, एमीटर, रियोस्टेट, वोल्ट मीटर। एनटीपीसी में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो गैल्वेनोमीटर। क्या होगा? गैल्वेनोमीटर यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप लोग यहाँ पर याद रखिए। आइए बाकी ऑप्शन है उनकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, गैल्वेनोमीटर ये आपका क्वेश्चन था। गैल्वेनोमीटर यह क्या होता है? ये परिपथ में विद्युत धाराएं प्रवाह उसकी दिशा को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे एमीटर। क्या है एमीटर? इसकी बात करें तो एमीटर में कहते हैं किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के या मापने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। एमीटर में विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। रियोस्टेट की बात करते हैं तो रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट में देखिए प्रतिरोध का कम करने और बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है रियोस्टेट का। वोल्ट मीटर क्या होता है? देखिए वोल्ट मीटर में आप किसी परिपथ में जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है, क्या होता है? विभवांतर। इसको मापने के लिए आप वोल्ट मीटर का उपयोग कर सकते हो। तीनों को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, नहीं तो आप इसको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर। निम्न में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली एक मशीन है, यानी कि लाइट डिटेक्टर मशीन? टेलीस्कोप, फोटोस्कोप, पॉलीस्कोप, टेकोस्कोप। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? एनटीपीसी का ही प्रश्न है आपका, कौन सा उत्तर सही है? तो देखो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा पॉलीग्राफ। क्या होगा? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ में आपका ये झूठ का पता लगाने के लिए ये आपकी मशीन है, लाइट डिटेक्टर मशीन। आप लोग इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? संवेग, बल, द्रव्य और आपकी यानी कि द्रव्यमान या आपकी वेग। एनटीपीसी का प्रश्न है। अदिश राशि आपको बतानी है, तो कौन सी आपकी? द्रव्यमान है। कौन सी? द्रव्यमान। बाकी आपकी तीनों ये आपकी सदिश राशियां हैं, ठीक है। ये सदिश और अदिश क्या होता है इसको यहाँ पर समझ लेते हैं एक बार। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपको ये समझ में नहीं आया अभी तक तो आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, उन्हें दिशा नहीं होती है उनमें
तो उसे आप क्या कह सकते हो, अदिश राशि कह सकते हो। क्या, अदिश राशि। इसमें क्या होता है, इसमें केवल परिमाण हो, क्या हो, परिमाण, दिशा नहीं हो, वो कौन सी होंगी, आपकी अदिश राशि। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि आपकी लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, आपका यानी कि द्रव्यमान हो गया, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य और चाल और आवेश, ये सभी क्या हैं, अदिश राशियाँ हैं। कैसी, अदिश राशियाँ हैं। ठीक है। बाकी देखिए सदिश की बात करें तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्या होती है, परिमाण के साथ साथ उसके साथ दिशा भी हो, वो कौन सी होगी, सदिश राशियाँ होंगी। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा वेग, त्वरण, बल, आपका भार, संवेग और विस्थापन, ये आपकी क्या हो गई, सदिश राशियाँ हो गई। क्या हो गई, सदिश राशियाँ। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है 7 नंबर। निम्न में से आप ये बताइए, दिशा और यहाँ पर परिमाण दोनों होते हैं, द्रव्यमान का, दूरी का, संवेग का, चाल का। अभी इसका कंसेप्ट बनाया था। अगर आपको अभी तक याद हुआ है, वीडियो को पीछे मत करिए, आप अभी तक याद है तो आप लोग यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या है, संवेग। संवेग एक कैसी है, सदिश राशि है। कैसी है, सदिश। इसका है आपका दिशा, आपकी दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है। चलिए अगला आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है अब 8 नंबर। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। यहाँ पर कौन अधिक काम करेगा, एक घूमता हुआ पहिया, एक यहाँ पर बंदूक से निकली हुई यहाँ पर गोली, और यहाँ पर सी ऑप्शन है गतिशील पत्थर, उठा हुआ हथौड़ा। देखिए ये क्वेश्चन आपका एएलपी टेक्नीशियन 2018 की प्रश्न आपका पूछा गया था। ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा, कौन यहाँ पर अधिक कार्य कर सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बी। आपकी जो बंदूक है, इससे एक गोली, चलती हुई गोली है, वो अधिक कार्य करेगी। बंदूक की एक चली हुई गोली वो अधिक कार्य करेगी। देखिए दोस्तों, ये आपका न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। किस पे, न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। और तीसरा नियम, इसको क्या, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहा जाता है। तीसरे नियम को क्या, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। आइए, जो आपकी बंदूक था उसकी हम बात करें तो बंदूक से आपकी निकली गोली अधिक यहाँ पर दूरी तय करेगी। अधिक दूरी तय करेगी तो विस्थापन है वो यहाँ पर अधिक होगा। तो यहाँ पर उसका कार्य भी यहाँ पर कैसा होगा, अधिक हो जाएगा। जो कि यहाँ पर कंसेप्ट क्या कहा जा रहा है, कार्य करने के लिए आपकी बल और बल की दिशा में आपके विस्थापन की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका कंसेप्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 9 नंबर। आपका क्वेश्चन क्या है कि 20 न्यूटन का एक बल और एक वस्तु पर 2 मीटर विस्थापित कर देता है, 20 न्यूटन, और उसमें आपकी 20 जूल कार्य यहाँ पर करता है, और बल और विस्थापन के बीच कोण बताइए। ये आपका एलपी टेक्नीशियन में आपका पूछा गया था। ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका कोण निकालने के लिए क्या होगा, आपका W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है। आपका यहाँ पर कार्य कितना दिया है, 20। कितना दिया है, 20, बराबर के बल कितना है, 20। ठीक है। और आपका एस कितना दिया है, 2, यानी कि 2 मीटर। ठीक है। और कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। 20 से 20 काट दीजिए, यानी कि थीटा बराबर आपका कितना निकलेगा, आपका 1/2। 1/2 में कॉस्ट कॉस्ट कितनी वैल्यू होती है, 60 की। यानी कि आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए आंसर। कौन सा, ए आंसर आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 60 आपका डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये आप फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, एफ एस कॉस थीटा क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 10 नंबर। एक पोर्टर जमीन
से 12 केजी सामान उठाता है और उसे ज़मीन से अपनी 1.5 ऊपर सिर पर रखता है, सामान पर किया गया कार्य बताइए। जी का मान आपको यहाँ पर लेना है 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। सॉल्व करिए पहले इसको। तो देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रखा, कार्य निकालना है। तो कार्य आप निकालने के लिए आपका यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपका क्या दिया है सबसे पहले। तो यहाँ पर m का मान कितना दिया है, m का मान आपका द्रव्यमान कितना है 12 केजी, ठीक है। और यहाँ पर h दिया है, h कितना है 1.5, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि आपके ऊपर यानी कि ऊपर उठा के सिर पे रखा है, तो h के है। आप ये आपकी इसके इसी ऊर्जा के बराबर होगी, तो क्या होता है mgh, वो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक। m का मान 12 है और इंटू 1.5 इंटू 10 से आपका ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है। 12 पंचे 60 यानी कि 0, और यहाँ पर कितना बचा 6, ठीक है। और 12 कम 12, 12 6 18 यानी कि 180 जूल आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आपका सी आंसर। कौन सा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन को लेवल आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को हमेशा लाइक करिएगा। आइए दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है अब 11 नंबर। निम्न में से कौन सा परमाणु के बारे में यहाँ पर सही नहीं है। कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है परमाणु के बारे में। ए ऑप्शन है आपका, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, वे 10⁻⁻10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं, परमाणु के आकार में बहुत छोटे होते हैं, परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, एक तत्व के जो परमाणु हैं सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जो आपका परमाणु इसके बारे में गलत कौन सा होगा, जो आपका ऑप्शन नहीं। तो ये आपका होगा ए आंसर। क्या होगा, ए। ये आपके दो तत्वों से मिलकर निर्मित होते हैं, एक ही तत्वों से मिलकर आपके परमाणु बने होते हैं, समान परमाणु होते हैं, ठीक है। आपके एक ही तत्व के परमाणु जो कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है। आप लोग याद रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी इसमें है 12 नंबर प्रश्न। ये बताइए परमाणु ये शब्द ही किसने खोजा था। डाल्टन ने, आपका कणाद ने, लेबोजियर ने, या डेमोक्रेटिक्स ने। ऑप्शन बताएं कौन सा सही हो जाएगा। परमाणु आपका शब्द किसने खोजा था, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। किन्होंने, डेमोक्रेटिक्स ने भी इसको खोजा था, ठीक है, इस शब्द को। आपका डी आंसर सही उत्तर है, आप लोग याद रखिए। आइए अब कुछ यहाँ पर परमाणु की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, परमाणु शब्द है ये तो आपको डेमोक्रेटिक्स ने इसका यहाँ पर बताया था। अब इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर परमाणु को जो तोड़ा ना जा सके, यानी कि तोड़ा ना जा सके, जैसे तोड़ा ना जा सके, जैसे कि परमाणु एक रसायन में तत्व छोटा सा भाग है जो किसी रासायन अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं आपके परमाणुओं में। परमाणुओं का निर्माण आपका होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर आपका बना होता है। क्या, आपका परमाणु बना होता है। परमाणुओं का आकार है अति सूक्ष्म और आपका द्रव्यमान ये बहुत ही कम होता है। किसका, आपका परमाणु का। ठीक है, आप लोग इनको याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर आपका है 13 नंबर। कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान बताइए। आप अगर आपको पीरियोडिक टेबल है, तो आप तत्वों की जो सारणी है वो आपको याद नहीं है, तो आपकी उनके परमाणु क्रमांक और उसके द्रव्यमान आप लोग गूगल पर सर्च करिए, वहाँ से आप लोग उसको पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या उनको वहाँ से याद कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, कैल्शियम का बताना है। कैल्शियम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, 23 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा डी। क्या होगा, 40, ठीक है, द्रव्यमान। अब इसका क्रमांक पूछे तो क्रमांक इसका क्या होता है, 20 होता है। क्या होता है, 20।
लगभग 40 के आसपास ही होता है कुछ। आइए कैल्शियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कैल्शियम शब्द ये आपका किसने दिया और इसकी आपकी कब इसकी खोज हुई थी। देखिए दोस्तों, कैल्शियम आवर्त सारणी का एक द्वितीय समूह, कौन सा ये द्वितीय समूह का ये तत्व है। ठीक है, आप लोग इनको याद रखिए। देखिए कैल्शियम ये आपका Ca होता है, परमाणु संख्या 20 और आपका भार 40 के आसपास ही होता है। इसकी जो खोज की गई थी वो कब की गई थी, 1808 में। कब की गई थी, 1808 में। और वैज्ञानिक थे सर हम्फ्री डेवी। कौन थे, सर हम्फ्री डेवी। कौन थे, सर हम्फ्री डेवी। आप लोग उनको याद रखिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कैल्शियम इसका स्रोत कहाँ से मिलता है। तो चूना पत्थर और कैल्शियम का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर खनिज स्रोत है चूना पत्थर। यहाँ से आपका कैल्शियम की मात्रा आपको यहाँ से मिलती है। ठीक है, चलिए यह अपने शुद्ध रूप से यहाँ पर चमकीले रंग का होता है। कैसे, कैल्शियम ये कैसा होगा, चमकीले रंग का। चलिए दोस्तों, अब है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 14 नंबर। NH4NO3 नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा यहाँ पर कितनी है। प्रतिशत आपको यहाँ पर बतानी है नाइट्रोजन की। ये ऑप्शन है 35%, आपकी 30%, 40%, 25%। ग्रुप डी में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आपके इस फॉर्मूले से आपका ये रासायनिक सूत्र दिया है, इससे आपको क्या बताएं नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर सही उत्तर निकलेगा ए आंसर 35%। कितना, 35%। अगर आपको इसको सॉल्व नहीं कर पाते हो तो चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बतानी है। किसकी, नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर आप नाइट्रोजन के परमाणुओं का द्रव्यमान निकालिए ऊपर। किनके, नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान आपका कितना, N यहाँ पर है और N यहाँ पर है। तो यहाँ पर 14 प्लस के आपका 14, ये आप यहाँ पर निकाल लीजिए। ये देखिए आपका यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुल अणुओं का द्रव्यमान, नीचे आपको क्या निकालना है, कुल अणुओं का द्रव्यमान। ये आपका फॉर्मूला होता है किसी भी तत्व का प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए। उस तत्व का रासायनिक सूत्र और यहाँ पर उसके कुल अणुओं का द्रव्यमान, यहाँ पर जो भी परमाणु है उसका द्रव्यमान हो गया। तो नीचे आपका कितना है, 14, N यहाँ पर 14 और H कितना, हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन कितना 1 होता है, यानी 4 हो गया। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई हुआ, N यहाँ पर 14 होगा और N यानी कि नाइट्रोजन 16। ठीक है, 16 में आपका 3 का मल्टीप्लाई होगा यानी कि आपका 16 48। ठीक है, इसको आप ऐड करके आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आपका यहाँ पर 35% आपका उत्तर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, 35%। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, अणु शब्द का परिचय किसके द्वारा 1886 में के आसपास आपका कराया गया। बताइए, जॉन डॉल्टन ने किया था, जोसेफ प्रेस्टिस ने, विलियम ऑस्टवॉल ने, आपका मार्सी कनाड ने। ग्रुप डी का ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अणु है ये शब्द, बताइए किसके द्वारा इसके परिचय किया गया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। विलियम ऑस्टवॉल के द्वारा यहाँ पर अणु ये शब्द आपका दिया गया था। कब, 1886 में। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं अणु की। तो अणु है क्या, देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर अणु किसी तत्व या भौतिक का वह सूक्ष्म कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। कैसे, सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह उस पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। कौन, ये आपका अणु। ठीक है, अणु सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करेगा। अणु है ये 1886 में ऑस्टवॉल के द्वारा, आपको ये पता है, अभी हमने बताया था। इसको शब्द ये आपका दिया गया था, इसे आप मॉलिक्यूल कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अणु। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है। एक को किसी के हिस्से एक का यौगिक उस अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है।
ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अणु तत्व सबसे छोटा, अणु तत्व सबसे बड़ा, अणु द्रव्यमान सबसे छोटा, इलेक्ट्रॉन तत्व सबसे छोटा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए आप लोग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए आंसर। यहाँ पर क्या है कि अणु तत्व और सबसे छोटा। आइए इसका मिलान करते हैं। एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटा अंश रूप परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है। ठीक है, यानी कि आपके अणु की यहाँ पर बात की जा रही है। किसकी? अणु की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान बताइए। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? द्रव्यमान आपको बताना है, एलपी टेक्नीशियन में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। 2.3 इंटू 10⁻23 ग्राम, 3.3 इंटू 10⁻23 ग्राम, माइनस का 30 ग्राम है। ठीक है, 4.3 इंटू 10⁻³ 23 ग्राम, और डी ऑप्शन है 5.3 इंटू 10⁻23 ग्राम। आपका यहाँ पर ऑक्सीजन के एक अणु है उसका द्रव्यमान बताना है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चलिए देखिए दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी आंसर, 5.3 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, अब ये कैसे होगा? सबसे पहले आप ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का आपका रासायनिक सूत्र होता है O2। क्या होता है? O2। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन के आपका क्या होता है? O2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का भार है वो कितना होगा? आपका 16 होगा। ठीक, और क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पर O2 यानी कि आपका 32 हो जाएगा भार। टोटल ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? अगर आपको इसको पता नहीं है, एक मोल आपका 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ पर यह होती है आपकी एवोगाड्रो संख्या। क्या होती है? एवोगाड्रो संख्या, यानी कि एवोगाड्रो नंबर। आप लोग उनको याद रखिए, ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ऑक्सीजन के आपका अणु बताना है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर भार कितना दिया है? 32, और इसी में आपको इसका भाग करेंगे तो आपका 5.3 इंटू 10⁻23 ग्राम यहाँ पर आपका उत्तर निकल के आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसी तरह एग्जाम में आप लोग करिएगा, अगर आप एक एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 18 नंबर। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने? 144 ग्राम में आपके परमाणु मौजूद हैं। कितने यहाँ पर ग्राम है वो परमाणु मौजूद हैं? किसके? मैग्नीशियम के 144 ग्राम में। मैग्नीशियम के 144 ग्राम 32 हैं, 6 हैं, 144 हैं, 64 हैं। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा 6। कितना होगा? 6 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। आइए, आपका यहाँ पर मैग्नीशियम में इसके यहाँ पर अणुओं का द्रव्यमान कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24। ठीक, अब यहाँ पर मोलों की संख्या आपकी 1 ग्राम अणुओं की संख्या के बराबर हो। इसका जो फॉर्मूला होता है तत्वों का भार और यहाँ पर अणु के द्रव्यमान का भार। ठीक है, द्रव्यमान हो गया, अणु का द्रव्यमान हो गया, और तत्व का भार। तत्व के यहाँ पर कितना दिया था? 144 आपके क्वेश्चन में दिया था। कितना दिया था? 144। ठीक है, और आपकी अणु का यहाँ पर मैग्नीशियम, इसकी अणु का भार कितना होगा? 24। तो फिर इसका आप इसमें आप भाग करोगे तो आपका 6 ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, 6। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका है अब 19 नंबर। मोल की परिभाषा निम्न में से कौन सी है? चलिए ये बताइए मोल की परिभाषा कौन सी है? देखिए ये यहाँ पर ये आपके ऑप्शन है, नहीं सॉरी, ये आपके ऑप्शन है A B C D। ठीक है, ये आपके कथन है, चार आपके ये कथन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। ये A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। चलिए कथन आपको बता देते हैं। यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसमें दिए गए पदार्थ के 6.22 × 10⁻20 परमाणु होते हैं।
यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है। इसमें दिए हुए पदार्थ में 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे ये वाले, इनमें से बताइए। देखिए दोस्तों, आपका 19 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। कौन सा? ए ऑप्शन। ठीक है, यानी कि आपका ACD कौन सा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन, ये कथन आपका सही है। सी आपका यहाँ पर कथन सही हो जाएगा और आपका डी। ठीक है, यानी कि आपके ग्राम में आपके अणुभार के बराबर होता है और ग्राम परमाणु के बराबर होता है किसी पदार्थ के ग्राम। ठीक है, और आपको ये हमें आपको बताया दिए 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20 नंबर। नाइट्रोजन के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना आपको करनी है। आपको यहाँ पर अणुओं के मोल का द्रव्यमान आपको बताना है। 14 ग्राम, 2.8 ग्राम, 28 ग्राम, 1.4 ग्राम। ग्रुप डी में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नाइट्रोजन N2 के 0.4 जो मोल है 0.5 मोल, इसके द्रव्यमान आपको बताइए, सॉल्व करके बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन निकलेगा 14 ग्राम। कितना निकलेगा? 14 ग्राम आपका ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसको यहाँ पर निकाल के आपको बता देते हैं अगर आपको नहीं पता है। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, N होती है, इसको नाइट्रोजन N से डिनोट किया जा सकता है। इसके अणु की बात करें तो N2, ये आपका नाइट्रोजन का सूत्र होता है। 1 मोल में आपके द्रव्यमान निकालोगे तो 14 आपका N2, यानी कि नाइट्रोजन के जो क्रमांक 14। ठीक है, और आपका यहाँ पर 28, ये आपका क्या हो गया, 28 ग्राम आपका द्रव्यमान निकल के आया। ठीक है, अब यहाँ पर N2 के जो मोल N की बात करें तो इसका मोल निकालोगे तो यहाँ पर 28 में आप 0.5 का मल्टीप्लाई करिए ओनली, तो आपको 14 ग्राम आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ऑक्सीजन है, क्या हुआ ऑक्सीजन, इसका आप लोग बताइए। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हमेशा लाइक करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रक्रिया केंद्रकीय आप में मौजूद नहीं है? वो ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य है आपका, केंद्र झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, राइसोसोम है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ग्रुप डी का ही प्रश्न है। आपका यहाँ पर कोशिका घटक है, उसके यहाँ पर जो आपकी प्रक्रिया केंद्रीय है उसमें आपकी मौजूद नहीं होगी, वो कि केंद्र का झिल्ली। क्या होगी? आपकी केंद्र की झिल्ली। ठीक है, केंद्र झिल्ली आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों, अब इसके यहाँ पर केंद्र का जो कोशिका है उसकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कोशिका केंद्र का एक कोशिकीय एक घटक जिसकी अधिकांश प्रक्रिया केंद्रीय में मौजूद नहीं होती। इसमें आपकी केंद्र का झिल्ली है, केंद्र का झिल्ली इसको कहा जाता है। जो दोहरी परत की यहाँ पर एक झिल्ली है, क्या एक दोहरी परत की झिल्ली है जो केंद्र के चारों ओर से आपकी घिरे, जिसमें जो बाहरी झिल्ली है ये आपके प्रदायी जालिका से आपकी जुड़ी होती है। कौन है? आपकी आंतरिक झिल्ली। ठीक है, कोशिकीय केंद्रीय झिल्ली। ठीक है, जिसमें यहाँ पर जिस पर राइसोसोम पर ये पाई जाती है, किसमें? राइसोसोम में ये भी पाई जाती है। आगे देखिए, कोशिका में जो कोशिका है कि कोशिका में केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब 1831 में यहाँ पर की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, चलिए ये आपकी कोशिका के बारे में यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर। मानव कोशिकाओं के ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण ग्लूकोज के विघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की। ग्रुप डी में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ आपको ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, तो आपके ग्लूकोज के विघटन के लिए किसकी आवश्यकता होगी?
ग्लूकोज का विघटन होगा तो किसकी आवश्यकता होगी, तो किसकी होगी, ऑक्सीजन की। किसकी, ऑक्सीजन की। यहाँ पर ए ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया आपका 23 नंबर प्रश्न। किसी कोशिकांग को कोशिका के आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम आपका है, लाइसोसोम। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, यहाँ पर कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे कहा जाता है, इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है लाइसोसोम को। किसी, लाइसोसोम को। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आइए लाइसोसोम की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, लाइसोसोम आपकी कोशिका की यहाँ पर आत्महत्या के यहाँ पर थैली के रूप में इसे जाना जाता है, जिसमें यहाँ पर आपका हाइड्रोलिस्टिक एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है। किसमें, आपका इसमें लाइसोसोम। और इस लाइसोसोम का पीएच मान की बात करें तो 4.5 से आपका 5 अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। ठीक है, आप लोग याद रखिए 4.5 से लेकर आपका 5 के बीच में कैसा होगा, अम्लीय। कैसा, अम्लीय होगा, आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका है 24 नंबर। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। कौन सा कोशिकांग है, अंतःद्रव्य जालिका है, आपकी राइसोसोम है, गोल्जी को है, या माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा ऑप्शन सही है, जो आपकी विष है, विष पदार्थ है, विष पदार्थ जहरीले पदार्थ को जो औषधियाँ उसको ख़त्म करेगा। कौन सा यहाँ पर आपका होगा, कोशिका। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक है, ये आपकी जो अंदर की जहरीले पदार्थ औषधि उनको यहाँ पर ख़त्म कर देगा। ठीक है, चलिए आइए इसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अंतःद्रव्यी जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक, ठीक है, रेटिकुलम यानी कि इसी सुकेंद्रक कोशिका में एक स्थित एक झिल्ली है, झिल्लीदार एक कोशिकांग है। इनका प्रमुख कार्य तो विषाक्त जो विष यानी कि जो आपको पॉइजन का रक्त पदार्थ है, औषधियों के जहरीले प्रभाव को ये ख़त्म कर देता है। ठीक है, कौन कर देता है, तो अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक है, जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली के समान ही होती है। कैसी, प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका दिया 25 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं। चपटी कोशिकाएं, प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं, प्लाज्मा कोशिकाएं, बी ऑप्शन है घनाभ उपकला, सल्की उपकला, आपका मास्ट कोशिकाएं। ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा, 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इसका ये सही ऑप्शन होगा सल्की को उपकला। क्या होगी, सल्की उपकला, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो को हमेशा लाइक करिएगा। सल्की उपकला की एक कैसी चपटी कोशिका है, ठीक है, जिसके किनारे आपके नियमित रूप से ऊतक हैं, वो रक्त वाहिनियों की भित्ति में और फेफड़े वायु कोश में यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसे विसरण का सीमा कार्य करती है। विसरण सीमा का यहाँ पर कार्य करती है। कौन, आपकी सल्की उपकल ऊतक कोशिका। अगला क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन यानी कि प्रोटीन का कारखाना के रूप में जाना जाता है। ये बताइए प्रोटीन का कारखाना किस कोशिकीय घटक को कहा, राइसोसोम को कहा जाता है, गोल्जी काय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, हरित लवक को। ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए आप लोग 24 नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ए आंसर, राइसोसोम को। राइसोसोम को प्रोटीन की जो कारखाना है उसको यहाँ पर कहा जाता है राइबोसोम को, ऐसे कहते हैं, राइसोसोम नहीं राइबोसोम।
राइबोसोम को कहा जाता है, आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कोशिका का पावर हाउस बताइए। कोशिका का पावर, माइटोकॉन्ड्रिया, रक्त, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा झिल्ली। किसे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस बताइए? तो किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। आपका ये ऑप्शन सही उत्तर है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, जल्दी से फटाफट करिए आप। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार के यहाँ पर की गई? किस प्रकार की गई? ये ऑप्शन है, हर पेड़ के जो पत्ते निरीक्षण करते हुए, एक प्याज के छिलके का निरीक्षण करते हुए, रक्त की निरीक्षण करते हुए, कर्क कॉर्क कॉर्क के निरीक्षण करते हुए। एनटीपीसी में ये बताइए क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए, जो हुक हैं, रॉबर्ट हुक हैं, कोशिका की खोज है किस प्रकार से हुई है? तो ये होती कॉर्क के यहाँ पर निरीक्षण करते हुए। किसके? कॉर्क के। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। आइए दोस्तों, कोशिका की बात कर लेते हैं। तो कोशिका की खोज है आपकी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कब? 1665 में। ठीक है, और कॉर्क है, कॉर्क के स्टाइलिस का सामान्य आवर्धक यंत्र, इसकी सहायता से इसका अध्ययन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, कॉर्क एक पेड़ की छाल है। किसकी? पेड़, एक पेड़ की छाल है जिसकी कॉर्क एक पतली स्टाइलिस ली और इसकी सूक्ष्म दर्शी की सहायता से इसको यहाँ पर खोजा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब। क्वेश्चन नंबर आपका है आप 29 नंबर। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है। कैसा? जेली जैसा द्रव होता है। ये किसमें मौजूद होता है? ये ऑप्शन है, केंद्र और कोशिकाओं के बीच, वसा और ऊतकों के बीच, तंत्रिका और कोशिकाओं के बीच, और डी ऑप्शन है, केंद्रक और आपकी कोशिका झिल्ली के बीच में। बताइए, एनटीपीसी का ये प्रश्न है। आपकी साइटोप्लाज्म में क्या है? जेली, एक द्रव होता है। ये आपके किस में होता है? तो ये होता है केंद्रक और यहाँ पर कोशिका झिल्ली के बीच में। आपका डी आंसर आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर आपका 3। पानी की कमी के कारण कोशिका की संकुचित होकर कोशिका भित्ति के अलग होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डी आपके प्लाज्मोलिसिस, साइटोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्लाज्मोलिसिस। ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा? एनटीपीसी का ये प्रश्न है। आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। जो पानी की कमी के कारण कोशिका है वो संकुचित हो जाती है, तो इसे कोशिका भित्ति के अलग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, चलिए इसकी यहाँ पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग लेट्स प्रेप करके हमारा टेलीग्राम चैनल उसको आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप 30 में से आपने बताइए 30 में से आपने कितने प्रश्न आप लोगों ने राइट किए हैं, सही किए हैं? आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप कर लीजिए, वहाँ पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसे आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमेशा वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, जय हिंद। आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।